हेलो स्टूडेंट्स। आज पाठ योजना का दूसरा भाग। पहले भाग में जो मैंने आपको सब चीजें बताई थी कि पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना हम किस पर आधारित पाठ योजना का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी अप्रोचेस में होती हैं, जैसे कि आपका ब्लूम्स की अप्रोच है, आरसीईएम की अप्रोच है, एनसीईआरटी की अप्रोच है। लेकिन हम जो पाठ्य योजना यूजुअली जो जर्नली बनाते हैं, जो देखते हैं, वो हम हर्बटीय अप्रोच पर बनाते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए था कि हर्बटीय जो अप्रोच है वो उसको पंचपदीय प्रणाली क्यों कहा गया है। तो उसमें जो 5 पद थे वो भी मैंने आपको बताए थे। कक्षा शिक्षण के अंदर जो हर्बट ने 4 पद बताए थे वो भी मैंने आपको बताए थे कि कक्षा शिक्षण में अगर क्लासरूम टीचिंग को हम बांटें तो वो 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। लेकिन अब जो हम बताएंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो हम करेंगे कि पाठ्य योजना में बीच में विषय, उपविषय और क्या बताया था, प्रकरण यानी कि टॉपिक। लास्ट में हमको यहाँ पर सारी ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज देनी है, जैसे आपका कक्षा कि किस कक्षा का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, कक्षा, कालांश, कालांश यानी कि आपका ये कौन सा वाला पीरियड है, और कक्षा, कालांश और आपकी अवधि। ठीक है कि ये जो है आपकी पाठ्य योजना है वो कितने टाइम की बनी हुई है। ठीक, 40 मिनट्स या 35 मिनट्स, इतने ही मिनट्स की होती है, क्योंकि लेक्चर आपका जो है वो इतने ही मिनट्स का होता है। तो लेक्चर आपका 35 टू 40 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था विषय, और कौन सा विषय है, उपविषय, यदि उसका उपविषय है तो उपविषय आप लिखेंगे यहाँ पर, और टॉपिक और सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट प्लस टॉपिक, उपविषय, और यहाँ पर आ गया आपका प्रकरण। प्रकरण यानी कि टॉपिक, जो भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हो उसका क्या नाम है। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है यानी कि डेट लिखनी है। ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बताया था आपको कि सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे किससे जुड़े हुए होते हैं, सामान्य उद्देश्य हमारे उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। और पूरे लेसन प्लान की फाइल जो होती है, पूरे लेसन प्लान में वो जो सामान्य उद्देश्य हैं वो एक से ही लिखे जाते हैं। एक्चुअली उन सामान्य उद्देश्य का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में आप उस सब्जेक्ट के प्रति जागृति किस प्रकार से विकसित करेंगे, ये है आपका सामान्य उद्देश्य। जर्नल जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो वो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जर्नल होते हैं। कोई भी लेसन प्लान, कोई भी टॉपिक ले लो आप, तो वो टॉपिक आपके वही रहेगा, मतलब आपके टॉपिक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके विषय से जुड़े हुए होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइंस पढ़ाने जा रहे हो, तो जो सामान्य उद्देश्य होंगे 5-6 जो उद्देश्य होते हैं वो साइंस से जुड़े हुए होते हैं, कि बच्चों के अंदर तर्क का या बच्चों के अंदर अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत करना, विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, इस तरीके से। और दूसरा है, फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हो गया, और फिर उसके बाद आ गया आपके विशिष्ट उद्देश्य, जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जो यहाँ आप प्रकरण लिखेंगे उससे रिलेटेड होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आप हमारे फ्यूचर के से ही जुड़े हुए होते हैं, कि ये जो टॉपिक टीचर यहाँ पर पढ़ाने जा रहा है, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद टीचर क्या उम्मीद रखता है, कि क्या अपेक्षा रखता है कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी जो डेवलपमेंट है वो होंगे। ठीक है, ये विशिष्ट उद्देश्य प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लूम्स के आधार पर बताए थे, ब्लूम्स ने 3 शिक्षण उद्देश्य बताए हैं, 3 पक्षों में शिक्षण उद्देश्यों को बांटा है, कि जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है, एंट्री करता है, तो वो इन 3 उद्देश्यों को लेके उसको चलना होता है, कि बच्चे के अंदर किस तरीके का ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर बोधात्मक यानी कि अंडरस्टैंडिंग नॉलेज उसको डेवलपमेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की उस टॉपिक से जुड़ी हुई, और फिर उसके बाद क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर जो नॉलेज है वो उसको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे को रटा दिया, बल्कि बच्चे को तीनों चीजें आनी चाहिए, तभी वो टीचिंग आपकी सक्सेसफुल
कहलाएगी। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य मैंने आपको बताया था 3 लिखते हैं मुख्यतः, कि बच्चे इस काम को जान सकेंगे, मतलब एक जो विशिष्ट उद्देश्य होगा वो ज्ञानात्मक होगा। दूसरा कि बच्चे इस चीज को समझ सकेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चे उस चीज को समझ सकेंगे। और तीसरा हो गया कि बच्चे, जब आपने उस चीज को जान लिया, पहचान लिया, उसका ज्ञान ले लिया, उसके बाद उसको समझ लिया, तब बच्चे उस चीज का प्रयोग भी कर सकेंगे। ठीक है, प्रयोग जरूरी नहीं है कि हर चीज का प्रयोग हो, उसको समझने के बाद उसमें अंतर भी कर सकते हैं, उसको समझने के बाद उसको अपने दैनिक जीवन में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर तीनों इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य हम लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद मैंने आपको बताया था तीसरा पॉइंट, पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज। बच्चे के अंदर क्या प्रीवियस नॉलेज है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हर्बर्ट अप्रोच है वो यही कहती है कि पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, बच्चों के जो पुराना ज्ञान है उसके साथ नए ज्ञान को जोड़ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो भी चीज हम 6 क्लास में पढ़ते हैं वो हो गया हमारा पुराना ज्ञान। 6 क्लास में हम छोटे छोटे चैप्टर पढ़ते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा विस्तारित नहीं होते हैं, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम उसी टॉपिक्स को आगे चल के 9th में, 10th में, 11th में पढ़ते हैं तो वही पर्टिकुलर टॉपिक बहुत एलैबोरेट करके उसको हम पढ़ते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक हम उसको पढ़ते हैं। तो जो पूर्व ज्ञान, इसी तरीके से हम धीरे धीरे ज्ञान को, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते चले जाते हैं। तो ये पाठ्य उद्देश्य हमारा, जो हमारा पाठ्य योजना है, इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों की, उसके साथ किस और नई नॉलेज को जोड़ना और नए ज्ञान को विकसित करना। तो ये पूर्व ज्ञान है। मोस्टली ये जो पूर्व ज्ञान होता है ना, ये पूर्व ज्ञान आपका हम यही कहते हैं कि बच्चों को इस विषय की सामान्य जानकारी है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें तो पता होंगी ना, छोटी मोटी चीज़ें तो पता होंगी। मान लीजिए आप थर्मामीटर का एग्जांपल दिया था, तो थर्मामीटर बच्चों ने अपने घर में ज़रूर देखा होगा। थर्मामीटर कैसे काम करता है, थर्मामीटर क्या करता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता होंगी, लेकिन थर्मामीटर उन्होंने ज़रूर देखा होगा। या आप कोई और टॉपिक या पढ़ा रहे हो, आप जैसे मान लीजिए पुष्प की संरचना पढ़ा रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा रहे हो, तो फूल तो सभी ने देखे हैं। तो बच्चों को जो पूर्व ज्ञान है यही है कि बच्चों को इस चीज की सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। हमें यहाँ पर यही लिखना है कि बच्चे जो भी हमारा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी रखते हैं। हमें पर्टिकुलर नाम बताना होगा कि इससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पुष्प की संरचना बता रही हूँ, तो बच्चे फूलों के विषय में या पौधों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चे पौधे को तो देखते ही हैं, जानते हैं बच्चों के, क्योंकि ये जो प्रीवियस नॉलेज होगी ना, ये प्रीवियस नॉलेज आपके जो प्रस्तावना प्रश्न होंगे, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें हेल्पफुल होंगे। इन्हीं के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कर पाओगे। तो एक उम्मीद लगा के चलता है, क्योंकि ये जो पाठ्य योजना है मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पाठ्य योजना पहले से टीचर बना के क्लासरूम में चलता है। वो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में जाके ये पाठ्य योजना तैयार करेगा, क्लासरूम में जाके प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करेगा, नहीं, वो पहले से निर्माण करके चलता है। तो वो उम्मीद करता है कि बच्चों को इतनी नॉलेज तो होगी कि मैं अगर ये वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ तो इस वाले टॉपिक के विषय में बच्चों को सामान्य जानकारी होगी। इसी के आधार पर फिर वो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करता है। नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब जो हमारा 4th पॉइंट है वो है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री हमारी कि जो भी आपकी कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री है वो, उसको अलग अलग लिखने की भी जरूरत नहीं है कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें तो होती हैं, तो इन सब चीजों की अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि सहायक सामग्री जो होती है वो होती है कि आपको अपने जो लेसन प्लान है, जो आपका टॉपिक है, उसको बढ़ाने में जो भी चीजें आपने यूज की है, ठीक है, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी TLM आपने यूज किया है, वो क्या TLM, उसके विषय में यहाँ पर आपको जानकारी देनी होती है। जैसे मान लीजिए
कि आपने चार्ट लेके आए हो किसी भी चीज का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि मान लीजिए पुष्पी है, पुष्प को दर्शाता हुआ, पुष्प की संरचना को दर्शाता हुआ चार्ट, ये आप लिखोगे। ये आपको बताना जरूरी है यहाँ पर। शिक्षा सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री तो हो ही गई, प्लस पुष्प की संरचना को दर्शाता हुआ या दिखाता हुआ चार्ट। अगर आप मॉडल लिख के लाए हो, मॉडल लेके आए हो, तो आप मॉडल लिख देंगे, जो भी आप लेके आए हो वो लिख दोगे। जैसे साइंस में बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पृथक्करण वाला टॉपिक हम पढ़ाते हैं, सेपरेशन वाला, तो उसमें हम 2 ग्लासेस ले लेते हैं, मतलब जो भी हम रेत लेंगे या मिट्टी लेंगे या हम नमक लेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताना होता है कि हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया है। मान लीजिए आप पुष्प भी लेके आ रहे हो ना, पुष्प कई तरीके के फ्लावर्स लेके आ रहे हो आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, तो आप लिखोगे विभिन्न प्रकार के फूल या पुष्प। समझ में आ गया होगा शिक्षण सहायक सामग्री को कैसे आपको लिखना है। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि शिक्षण विधि हम यहाँ पर पहले ही लिखवा देते हैं, या फिर शिक्षण विधियां जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं अपने लेसन प्लान में, उन शिक्षण विधियों को हम यही लिख देंगे कि हमने कौन कौन सी शिक्षण विधियां यूज की है। व्याख्यात्मक विधि हो गई, आपकी प्रदर्शन विधि हो गई, प्रश्नोत्तरी विधि हो गई, क्वेश्चनिंग जो मेथड है, क्वेश्चनिंग मेथड हो गया, और आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। ये सारी शिक्षण विधि आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर आप जब अंदर टेबल बनाओगे आगे प्रेजेंटेशन में, तब भी आप लिख सकते हो। वो आप पूछ लिया, जैसे भी आपको बनवाया जाए, अगर यहाँ लिखते हो ये भी गलत नहीं है, वहां लिखते हो तो वो भी गलत नहीं है। यहाँ तक हमारे जो थोड़ा सा फर्स्ट वो था, यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न है। बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रस्तावना प्रश्न है उनमें आपको क्या क्या, अभी वैसे तो ये माइक्रो टीचिंग में ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो प्रस्तावना प्रश्न हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित होते हैं। ये प्रस्तावना जो प्रश्न है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये किससे संबंधित होने चाहिए, आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रकरण है उससे संबंधित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको विषय पढ़ा रही हूँ विज्ञान, क्योंकि 6 क्लास का ही टॉपिक है, तो 6 क्लास में जो विज्ञान है वो आपका उसमें बायो में और उसमें फिजिक्स वगैरह में अलग अलग नहीं होता है, एक ही टॉपिक होता है। विज्ञान के अंदर जो उप विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और उसके बाद आपका प्रकरण आ गया। प्रकरण में आप लिखोगे पुष्प की संरचना ही ले लेते हैं हम, पुष्प की संरचना। ये मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करते हैं, तो ये भी क्यों करते हैं अंडरलाइन, क्योंकि जब हम किसी चीज को अंडरलाइन करते हैं, मैंने आपको उसमें एग्जाम में भी बोला था कि अंडरलाइन करके आइए, जब कोई भी आप स्पेसिफिक कोई चीज बता रहे हो, इंपॉर्टेंट कोई चीज बता रहे हो, तो अंडरलाइन आपको करनी है। तो हम अंडरलाइन क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जब हम बच्चों को ये फोकस करेंगे ना कि ये चीज है, तो बच्चों को फोकस इस चीज पे जाएगा कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इस चीज को अंडरलाइन जरूर करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रकरण ये आ गया। अब हम प्रस्तावना प्रश्नों की बात कर रहे थे, तो जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पर आपको लिखना होता है कि ये प्रस्तावना हमारे प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्नों की मैंने आपको बोला था संख्या कितनी होनी चाहिए, लगभग 5 होनी चाहिए। मतलब जो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो 5वें नंबर पर हो। ज्यादा बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, कम बनते हैं जैसे किसी किसी मैथ्स वगैरह में क्या होता है कभी कभी कम बनते हैं, 2 या 3 ही क्वेश्चन बन पाते हैं, ठीक है वो भी गलत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावना प्रश्न होंगे तो बच्चा उतना ज्यादा क्लासरूम में इंटरेस्ट लेगा, बच्चा उतना ज्यादा उसमें जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसमें इंटरेस्ट लेगा। प्रस्तावना प्रश्न बनाने का मकसद क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये आपकी टेबल बन गई यहाँ पर क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर। छात्र, अब ये कौन पढ़ा रहा है,
प्यूपिल टीचर जो भी है, आप इंग्लिश में तो लिखोगे तो प्यूपिल टीचर ही लिखोगे, तो छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापिका क्रिया है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका छात्र ऑब्लिक छात्रा क्रिया, है ना। देखिए यहाँ पर तो हमको पता है कि जो पढ़ाने जा रहा है, जो प्यूपिल टीचर है, जो टीचर पढ़ाने जा रहा है वो फीमेल है या फीमेल है, तो छात्र अध्यापिका या छात्र छात्रा, तो सॉरी छात्र अध्यापिका या छात्रा अध्यापक, ये आपको लिखना है। इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं है, कॉमन है प्यूपिल टीचर। यहाँ पर आ गया आपका छात्र छात्रा, हमको दोनों लिखना होता है, क्योंकि जब आप मैक्रो टीचिंग के लिए जाते हो या जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब आपको पता नहीं होता है कि आप गर्ल्स कॉलेज में जाओगे या बॉयज कॉलेज में जाओगे, आपको कौन से वहां पर बच्चे मिलेंगे, मेल या फीमेल। तब इसके लिए आपको दोनों ही ऑप्शन रखने होते हैं, छात्र छात्रा क्रिया, आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर लिखने हैं। प्रस्तावना जो प्रश्न है, मैंने आपको बताया था प्रस्तावना प्रश्न पूछने का मकसद क्या होता है कि जैसे आप क्लासरूम में जब एंट्री करोगे, तो क्लासरूम में एंट्री करते ही बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम देखा होगा आप लोगों ने भी, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आते ही वो अपने टॉपिक को शुरू कर देते हैं, ये पढ़ाते हैं, चलो किताबें खोलो और लिखो ये हम पढ़ा रहे हैं। बल्कि इस बच्चों में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आता है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट उसमें नहीं आता है, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हमारा क्या मकसद है कि बच्चों को जो भी हमारा टॉपिक पढ़ाने हम जा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, बच्चों को उस पर लेके आना, उसको फोकस करवाना। ऐसा नहीं कि आधे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, आधे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और सरल प्रश्न हम पूछेंगे, जिससे कि जब बच्चों को सरल सरल प्रश्न पूछते हैं, बच्चे जब आंसर उस चीज का दे पाते हैं ना, तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि अरे वाह मैंने आंसर दे दिया, अब क्या मैं दूंगा। ऐसे नहीं होता बच्चों में कि नहीं नहीं मैडम ने पूछा अब की बार मैं दूंगा, अब की बार मैं दूंगा, ऐसे ही तो होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है इस चीज की। तो बच्चे इस चीज का आंसर जब देने लग जाते हैं ना, तो सारे बच्चे इकट्ठे होके कहाँ पर फोकस करते हैं, मैडम के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, टीचर के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने का मकसद ही यही होता है कि बच्चों का सारा जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर लेके आना, आपका जो भी टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उस पर लेके आना। ठीक है, तो इसीलिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके, मैंने आपको बोला कि 5 होने चाहिए, जितने ज्यादा प्रस्तावना प्रश्न पूछोगे बच्चों को उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा बच्चों को अच्छा लगेगा। और किसी किसी में किसी किसी टॉपिक में 2 या 3 भी प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात है जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से होते हैं, उनमें चेनिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी अभी, ये मैंने थोड़ा सा कम मार्जिन रखा है यहाँ पर, छात्र अध्यापिका क्रिया, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रश्न लिखने पड़ेंगे ना, छात्र छात्रा क्रिया। ओके, तो यहाँ पर क्रम संख्या आ गई प्रस्तावना प्रश्नों की, जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड हम पूछ लेते हैं, पुष्प की संरचना। तो आप सबसे पहले बच्चों से ये थोड़ी पूछोगे कि बताइए बच्चों पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, आप इसके बजाय ये पूछोगे कि पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर सभी बच्चे दे पाएंगे, क्योंकि 6 क्लास का है तो ये दे देंगे, भागों में बांटा गया है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, तो टीचर जो होता है, प्यूपिल टीचर जो होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। जो प्यूपिल टीचर होता है वो प्यूपिल टीचर हमारा घबरा जाता है कि भाई इसका आंसर तो बच्चे दे ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि प्रस्तावना प्रश्न पूछते समय यदि मान लीजिए एक बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है, सबसे पहले बच्चों से कहिए कि आप हाथ खड़े करिए, आप हाथ खड़े करने के बाद मैं जैसे कहूंगा वही आंसर देगा। अगर वो बच्चा नहीं दे पा रहा है तो उसको आप खड़ा रखिए, दूसरे बच्चे से आप पूछिए कि भाई आप बताइए, आप नहीं बता पा रहे तो आप बताओ, ठीक है। तो वो बच्चा फिर आंसर देगा, या दूसरा या तीसरा जो भी हो। फिर जो बच्चे खड़े हुए थे ऑलरेडी, जो नहीं आंसर दे पाए थे, आप उनसे उस क्वेश्चन को, उस आंसर को बुलवाइए और फिर उन्हें बिठा दीजिए। ये प्रस्तावना प्रश्न
निकलवाने का तरीका होता है। या फिर आप दूसरे क्वेश्चन से पूछ सकते हो एट रैंडम, वहां पर मान लीजिए जो आंसर आप लिख के जा रहे हो वो आंसर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, तो आप तो वहां पर उसी चीज को दूसरे तरीके से भी पूछ के अपना आंसर निकलवा सकते हो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे क्या बता देंगे, दो भागों में, दो भागों में, तो दो भागों में बांटा गया। अब हम कहेंगे कि दूसरा प्रश्न है हमारा, दो भाग कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चे आंसर दे देंगे कि जड़ तथा तना। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन मेरा आ गया कि जड़, तने से ही बात करते हैं हम कि तने पर क्या लगा होता है ना। तने पर क्या लगा होता है, तो तने पर क्या क्या लगा होता है, बच्चे क्या बताएंगे, फूल, सॉरी, फूल, पत्ती, फल, फल भी तो लगता है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछना है कि फूल, पत्ती या फल, दो चीज ले लो। फूल, क्योंकि फूल तो आपको चाहिए ना, फूल को रखना जरूरी है। फूल और फल में या फूल और पत्ती में अधिक आकर्षक भाग कौन, क्या है, अधिक आकर्षक भाग बताइए। ठीक है, तो अधिक आकर्षक भाग ऑब्वियसली बच्चे आंसर देंगे फूल या पुष्प। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा कि फूलों के भाग बताइए, फूलों के भाग बताइए या फूलों की संरचना बताइए। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो फूलों की संरचना, अब यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, कुछ बच्चे बोल भी देंगे, आंसर पूछिएगा, लेकिन यहाँ पर मोस्टली बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यही, क्योंकि इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन से आपका जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होना। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ मैं बताना चाह रही थी, जो हम प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्नों का जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा उसका जो आंसर मिला, उस आंसर से ही आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर में चेनिंग रखनी है, श्रृंखलाबद्धता रखनी होती है। ये प्रस्तावना प्रश्नों का नियम होता है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों को और इंटरेस्ट आता है कि मैंने जो आंसर दिया उससे मैडम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, है ना। तो ये आपकी चेनिंग होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ देखा होगा दो भाग यहाँ लिखे थे, मैंने आगे लिखा दो भाग कौन से हैं। नेक्स्ट आ गया आपका जड़ तथा तना, तो मैंने कहा यहाँ पर तने पर क्या लगा होता है, यहाँ से तना ले लिया। उसके बाद आपने तने पर क्या लगा होता है, फूल, पत्ती, फल, तो मैंने यहाँ से फूल और फल ले लिए, फूल और पत्ती में अधिक आकर्षक। तो इस तरीके से चेनिंग आप रखिएगा तो बहुत अच्छा आएगा। अब जब बच्चे ना यहाँ तक आंसर दे दिए, सारे आंसर बच्चा देता जा रहा है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसको, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ रही है, फिर उसके बाद जब बच्चा यहाँ पर अटक जाएगा कि फूलों के भाग बताइए, तब बच्चा कहेगा कि मैं इसका आंसर ही नहीं दे पाया। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से भाग होते हैं। ऐसे ही तो होता है, क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, इसीलिए हम प्रस्तावना प्रश्नों को पूछते हैं। अब यहाँ तक आ गया होगा समझ में, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके यहाँ पर।
और भी प्रस्तावना प्रश्नों से जुड़ी हुई सभी यहाँ माइक्रो जो आपका पाठ योजना है उसमें जितने भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो कि प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपकी माइक्रो टीचिंग में सिखाई जाती हैं कि आपको किस तरीके से अपना जो लेसन प्लान है वो बनाने से पहले छोटी छोटी जो स्किल्स हैं उन पर ध्यान देना है और अपनी जो पाठ योजना है, जो अपनी टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाना है। प्रस्तावना प्रश्नों में समस्यात्मक प्रश्न आ गया यहाँ पर। समस्यात्मक प्रश्न के बाद आपका एम जो भी हमारा उद्देश्य कथन है, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य कथन, ये उद्देश्य कथन बोलना जरूरी होता है जिससे कि बच्चों को ये पता लगे कि आज बच्चे क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, क्लासरूम में पढ़ाने का जो तरीका भी होता है उसकी भी एक क्लास में बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा, डेमो क्लास का प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर, तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने प्रकरण पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन वहाँ पर जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टॉपिक है उसको हम लिखते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा तब ध्यान रखिएगा। उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम पुष्प की संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक जो भी आप पढ़ने जा रहे हो, आज हम इस विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ विषय लिखना होता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, जो भी आप लेसन पढ़ाने जा रहे हो उसका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। ये हो गया आपको उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हम आते हैं अब उद्देश्य कथन के बाद, आपका आ गया यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, इसकी भी हेडिंग आपको लिखनी है, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप ये जो प्रस्तुतिकरण है इसमें हम टेबल बनाएंगे पूरी बकायदा। तो फर्स्ट टेबल हमारी बनेगी शिक्षण बिंदु। बहुत सारी जगह पर आपको यहाँ पर क्रम संख्या भी लिखवाई जाती है, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्रम संख्या लिखने में कि आपने कौन सा शिक्षण बिंदु यहाँ पर कौन से नंबर का शिक्षण बिंदु यूज किया है। शिक्षण बिंदु यानी कि आपका टीचिंग पॉइंट। ठीक है, शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट कौन सा है। टीचिंग पॉइंट के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एटलीस्ट आपके 2 से 3 टीचिंग पॉइंट तो हो। बहुत सारे बच्चे बहुत शॉर्ट में बना देते हैं क्योंकि आपको अवधि का ध्यान रखना है। 35 से 40 मिनट का आपको बनाना है अपना लेसन प्लान। तो यहाँ पर अगर आप एक ही या 2 ही टीचिंग पॉइंट लोगे तब वो आपका टाइम पूरा कवर नहीं हो पाएगा, आपका लेसन प्लान जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको पूरा टाइम कवर करना है। टीचिंग पॉइंट आपको कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने होते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट के बाद आपका हो गया प्यूपल टीचर एक्टिविटी, यानी कि छात्र अध्यापिका क्रिया। शिक्षण उद्देश्य भी कुछ टीचर्स लिखवा देते हैं कि कौन से शिक्षण उद्देश्य चल रहे हैं वो, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य वो ब्लूम्स के अनुसार होते हैं कि यहाँ पर हम ज्ञानात्मक पक्ष कर रहे हैं या बोधात्मक पक्ष कर रहे हैं या क्रियात्मक पक्ष कर रहे हैं। शिक्षण उद्देश्य लिखवाए जाते हैं। ज्ञानात्मक, जब भी आप किसी चीज की जानकारी दे रहे हो तो वो ज्ञानात्मक पक्ष होगा। बोधात्मक, जब भी आप किसी चीज को समझा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने गणित में फॉर्मूला दिखाया, बताया, तो वो ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। उसके बाद आप उसको यूज करना बता रहे हो, समझा रहे हो कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा, वो आपका बोधात्मक पक्ष हो गया। और जब आप उस चीज को बच्चों को करने को दे रहे हो या बच्चों से आप कह रहे हो कि आप ये मेरे साथ करो, या बच्चों से आप पूछ रहे हो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो वो आपका क्रियात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, ये तीनों पक्ष भी साथ के साथ चलते जाते हैं क्योंकि हमें इन तीनों पक्षों का विकास करना होता है। तब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वही छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया। नेक्स्ट छात्राध्यापिका क्रिया के बाद आ गया आपका छात्रा क्रिया। ये जरूरी है लिखना, छात्र छात्रा क्रिया की। जो आपको नहीं पता ना यहाँ पर बच्चे कौन से हैं, छात्र या छात्रा है दोनों।
छात्र छात्रा क्रिया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका शिक्षण विधि। अगर आपने पहले लिख दिया तो फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं लिखी है प्रस्ताव उसके पूर्व ज्ञान के बाद शिक्षण सहायक सामग्री के बाद, तो फिर आपको यहाँ शिक्षण विधि बताना जरूरी है कि आप कौन सी वाली शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हो। लास्ट जो कॉलम बनेगा आपका वो बनेगा श्याम पट्ट कार्य। अब क्वेश्चन आता है कि जो हम टीचिंग एड यूज कर रहे हैं उसको भी तो यहाँ पर दिखाना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्लिक सहायक सामग्री। ठीक है, ये कॉलम बनेंगे। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद आ गया आपका टीचिंग मेथड, उसके बाद आ गया आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, ऑब्लिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। पहला आ गया यहाँ पर आपका क्रम संख्या। तो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे कि पुष्प की संरचना, ये पहला टीचिंग पॉइंट है मेरा, पुष्प की संरचना। ठीक है, बहुत सारे आपके प्लान्स होते हैं उसमें विकासात्मक प्रश्न करवाए जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न का मतलब हो गया डेवलपमेंटल क्वेश्चन, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, कि जो भी आप टीचिंग पॉइंट यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हो उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, कि बच्चों को थोड़ा और क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, थोड़ा और समझ में आने लगेगा कि जो भी ये टीचिंग पॉइंट है जिसको पढ़ाने जा रहे हैं तो ये टीचिंग पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, ये बताने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं भी पूछ सकते हैं आप, कंपलसरी नहीं है कि आप विकासात्मक प्रश्न पूछे ही पूछे, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि विकासात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, जो कि आपका जो टीचिंग पॉइंट है उसको डेवलप करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं, है ना। तो पुष्प से रिलेटेड मान लीजिए मैं आपसे पूछने लगूं और ये विकासात्मक प्रश्न ज्यादा नहीं होते, 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने होते, क्योंकि आप फिर विकासात्मक प्रश्न ही पूछते रह जाएंगे। 2 क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि आपने आप पहला प्रश्न पूछ सकते हो विकासात्मक में कि आपने कितने प्रकार के फूल देखे हैं, कौन कौन से फूल देखे हैं, कुछ फूलों के नाम बताओ, आप फूलों के नाम पूछ लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर फूलों के नाम कौन कौन पूरा लिखना है आपको यहाँ पर कि फूलों के नाम बताइए। तो बच्चे बहुत सारे फूलों के यहाँ पर लिखोगे, आप बच्चे बहुत सारे फूलों के नाम दे देंगे, जैसे मान लीजिए गुलाब है, गुड़हल है, सदाबहार है ना, बहुत सारे फूलों के नाम यहाँ पर दे देंगे। अब फूलों के नाम के बाद आप दूसरा जो प्रश्न है वो आप पूछोगे कि गुलाब के फूल में और गुड़हल के फूल में क्या अंतर है। तो गुलाब के फूलों में और गुड़हल के फूलों में क्या अंतर होता है कि आप फिर तब पूछो, बताएंगे बच्चे कि हो सकता है बता दें कि उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं गुलाब के फूलों में और गुड़हल में 5 पत्तियां होती हैं। ठीक है, तब आप क्या कहोगे, तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न आप पूछोगे कि अच्छा पुष्प की फूलों की कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर अभी पत्तियों के विषय में बताया ना कि बहुत सारी पत्तियां होती है, तब आप पूछोगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक, ये क्या होगा कि आपका ये वाला जो टीचिंग पॉइंट है पुष्प की संरचना इसको आगे बढ़ाएगा। तो पुष्प के भाग यहाँ पर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो फिर आपको लिखना है समस्यात्मक। ओके, अब यहाँ पर कौन सी विधि आ जाएगी, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो बच्चों से, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। बच्चों से प्रश्न भी पूछ रहे हो आप और उसका आंसर भी बच्चे दे रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, श्याम पट्टेकार यहाँ अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस आप चाहो तो हेडिंग डाल के छोड़ सकते हो, पुष्प की संरचना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर आप अपना छात्र कथन दोगे, यानी कि छात्रा कथन या प्यूपिल्स जो भी है वो कथन आ जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आप बताओगे अपना पुष्प की संरचना में कि पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है, कैलेक्स, करोला,
एंडोशियम, गायनीशियम यानी कि पुमंग, जायांग और बाह्य दल और दल, 4 भागों में आप यहाँ बोल दोगे कि 4 भागों में बांटा गया है, पूरा बताओगे कि जो ऊपरी भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, फिर उसके अंदर दल होता है, उसके नीचे अंदर जो होता है वो पुमंग होता है, जायांग होता है, जायांग के ऊपर पुमंग लगे होते हैं, ठीक है। एंडोशियम और गायनीशियम के विषय में आप बच्चों को बताओगे। तो जब आप यहाँ पर बच्चों को बता रहे हो, ये स्टेटमेंट पूरा दे रहे हो, तब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तब बच्चे क्या करेंगे, जब आप बोलोगे तो शोर करेंगे नहीं, तब बच्चे क्या करेंगे, छात्र, छात्रा, जो भी है, आप विद्यार्थी भी लिख सकते हो, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे। आपको यही लिखना है क्योंकि ये प्लान आप पहले बना के जा रहे हो ना, तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बहुत से बच्चे लिख देते हैं छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, गलत है, सुन रहे हैं थोड़ी, सुनेंगे। आप ये उम्मीद कर रहे हो ना। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हो, तब यहाँ पर कौन सा मेथड आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन मेथड, यानी कि आगे आपका व्याख्यान विधि, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया। और यहाँ पर आप बताते हुए जो भी चीजें बता रहे हो, आप ऐसा थोड़ी है कि बस ओरली बताते जाओगे, ब्लैक बोर्ड का यूज तो जरूरी है, कंपल्सरी ये करना। तब आप यहाँ पर उन चीजों के विषय में लिख दोगे जो भी आपके पॉइंट्स थे, यहाँ पर दल, बाह्य दल, आप चाहो तो उनके डायग्राम भी यहाँ पर बना के दिखाओगे बच्चों को, और आपका जायांग, और यहाँ पर आ गया आपका पुंकेसर, इंग्लिश में भी कैलेक्स, एपिकैलेक्स, एंडोशियम और गायनोशियम, जो भी है, ठीक है। ये आप चारों यहाँ पर लिखोगे, जरूर ब्लैक बोर्ड का यूज आपको करना है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। जब आप अपना स्टेटमेंट दे चुके होंगे, पहला जो टीचिंग पॉइंट आप कर चुके होंगे, तब आपको क्या करना है कि बीच बीच में जो आपके विद्यार्थी हैं उनका आपको टेस्ट भी लेना है, उनसे आपको ये भी पूछना है कि उनको ये चीज समझ में आई या नहीं। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाते ही जाना है, बीच बीच में उनसे पूछना भी है। तो जो आपको प्रश्न पूछने हैं बीच में, वो 2 या 3, इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछने हैं, क्योंकि आपको टाइम के अंदर ही 35 मिनट्स के अंदर ही आपको अपना लेसन प्लान पूरा करना है। तो वो जो टॉप प्रश्न आप पूछोगे, पहली बात उनको हम कहते हैं, इसको हटा देती हूं मैं, उनको हम कहते हैं बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए ये प्रश्न होते हैं बोधात्मक प्रश्न। ये आप लिखोगे जहां पर ये शिक्षण बिंदु वाला, या इसमें भी लिख सकते हो आप बोधात्मक प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये आपकी समझ पर आधारित होते हैं कि ये वाला जो टॉपिक अभी तक आपने जो पहला टीचिंग पॉइंट पढ़ा, उस टीचिंग पॉइंट से जुड़े हुए आपको 2 या 3 प्रश्न पूछने हैं। ये जो 2 या 3 प्रश्न है, ये एक से नहीं होंगे कि ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, नहीं। ये जो प्रश्न है वो अलग अलग तरीके से आप कोशिश करो कि पूछो, ताकि बच्चे, आप ये जान सको कि बच्चे को कितनी नॉलेज हुई। मैंने अगर इसके विषय में 4 भागों के विषय में बताया, तो वो 4 भाग बच्चे अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए, ठीक है। तो ये बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर आपको पूछने हैं, 1 या 2, और जो भी बच्चा उन प्रश्नों के आंसर देगा वो आपको यहाँ लिखने हैं छात्र छात्रा क्रिया में। जब आप प्रश्न पूछते हो, ठीक है, तो बच्चे ने सही आंसर दिया, तब आप उसको रीइंफोर्समेंट भी तो दोगे, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट दोगे, ताकि बच्चा खुश हो जाए और आगे भी आंसर दे, बच्चे को मोटिवेशन मिले आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर जब बच्चे ने, मान लीजिए आपने पहला प्रश्न पूछा कि अच्छा पौधों को, पुष्प को या फूलों को कितने भागों में बांटा गया है, फूलों को कितने भागों में बांटा गया है, तब बच्चे भागों में, तब बच्चों ने आंसर दे दिया, सही आंसर दिया, बांटा गया है, तो बच्चों ने आंसर दे दिया 4 भागों में, सही आंसर दिया, ठीक। तब आपको रीइंफोर्समेंट देना है, और वो क्योंकि ये आपका कथन है, आप बोल रहे हो, छात्र अध्यापक का कथन है ये, तो आपको क्या करना होगा कि ठीक, आपको क्या लिखना है, ठीक, ब्रैकेट में रीइंफोर्समेंट
कंफ्यूज रहते हो आप, मैडम हमें कहाँ लिखना है, कहाँ देना है, तो आपको रीइंफोर्समेंट, जो भी प्रश्न आपने पूछा उस प्रश्नों का जो आंसर बच्चों ने सही दिया, तो उस वहां पर उस प्रश्न के नीचे ही आपने जो भी रीइंफोर्समेंट बच्चों को दिया है वो रीइंफोर्समेंट ब्रैकेट में लिख लेना है ना। यहाँ पर व्याख्यान विधि भी हो गई थी। यहाँ पर कौन सी शिक्षण विधि चलेगी, आपकी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ आपका कोई भी ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होगा जब आप प्रश्न पूछोगे तब। और ध्यान रहे कि जैसे ही आप टीचिंग पॉइंट्स में जो भी आपने लिखी होगी ना जानकारी, ब्लैक बोर्ड पे लिखी होगी, 4 भाग दिखाए होंगे, तो उसको साफ करके, उसको रब करके तब आप यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछें। बोधात्मक प्रश्न पूछ लेने के बाद, बोधात्मक प्रश्न जब आप पूछ लोगे तब उसके बाद क्या होगा कि आप अपना नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है वो शुरू करोगे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट के बाद फिर वही प्रोसेस चलेगा और फिर उसके बाद लास्ट में आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछने होंगे। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जैसे आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो टीएलएम के एज अ टीएलएम, ठीक है, श्याम पट्टनायक के साथ साथ सहायक सामग्री भी लिखनी है, तो वो जो टीएलएम है आपका, वो आपको जहां पर भी आप यूज करोगे वो आपको, मान लीजिए आपने पहले भाग में वो टीएलएम दिखाया, आप चार्ट लेके आए हो, आपने यहाँ पर चार्ट दिखाया, चार्ट आपने यहाँ पर दिखाया, जो शिक्षण बिंदु आप पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, वहां पर आपने उस चार्ट को दिखाया कि ये चार्ट है, तो वही छोटा सा उसका मिनिएचर बना के आपको वहां पर लगाना है, चार्ट लगाना है। और फिर आपकी कौन सी वीडियो हो जाएगी, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि यहाँ पर आप व्याख्यान भी कर रहे हो और यहाँ पर आप प्रदर्शन भी कर रहे हो, किस चीज को दिखा भी रहे हो। यहाँ पर हमारा ये जो टेबल थी प्रस्तुतिकरण की, ये फिनिश होती है, खत्म होती है। मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि जो भी प्रश्न, जो भी पढ़ाया अभी तक बच्चों को, जितना भी समझाया, तो उससे जुड़े हुए यहाँ पर इवेल्युएटरी क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। ये जो मूल्यांकन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग फॉर्म में होने चाहिए। कम से कम आपको 4-5 प्रश्न पूछने चाहिए, 4 से 5 प्रश्न आप पूछें, और वो प्रश्न ध्यान रखिएगा कि उस टॉपिक से ही जुड़े हुए हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाया है आपने। और ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये अलग अलग फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ट्रू फॉल्स में, या क्योंकि ये क्लास में आप पूछ रहे हो ना, क्लास में पढ़ाने के बाद तुरंत के तुरंत पूछ रहे हो, तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कोई भी बच्चे, हम भी हैं, कि एकदम से पढ़ा और एकदम से सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर हम छोटे छोटे फॉर्म में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हमें ध्यान आ जाता है कि हाँ ये वाली चीज़ थी इसमें। ऑब्जेक्टिव हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको मूल्यांकन प्रश्न छोटे छोटे पूछने, ध्यान रखना, बड़े मूल्यांकन प्रश्न नहीं पूछने। कहीं पर भी आपको किसी भी चीज़ की परिभाषा नहीं पूछनी है, कहीं पर भी आपको कोई बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछना। लास्ट में आ गया आपका गृह कार्य, होमवर्क। गृह कार्य में आप जब डेली पढ़ाने जाओगे, वहां पर मैक्रो में डेली आप पढ़ाने जाओगे, तब वहां पर आप होमवर्क दोगे बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन आपको आना है यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तब वहां पर गृह कार्य नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर आपको स्कूल में दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, प्रैक्टिकल बस एक ही दिन पर। तो ये आपका जो पाठ्य योजना थी, जो लेसन प्लान था, वो कंप्लीट हो गया है। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बहुत ही सही ढंग से बताने की कोशिश की है। और जब तक आप माइक्रो टीचिंग नहीं सीखोगे तब तक आपको ये माइक्रो भी नहीं आएगी, लेकिन लेसन प्लान आप बना सकते हो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हो। तो मैं आगे माइक्रो टीचिंग की भी अपनी क्लासेस लूँगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।